Okay, dear students, so today we are going to start our new chapter that is called Semiconductor Electronics. आज स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं. सारे तो मैं यहाँ बना भी नहीं सकता. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड व्हाट नॉट. इवन मेडिकल पर्पस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज होता है. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सैटेलाइट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं. कार्स, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. तो इनके कारण हमारी लाइफ जो है आज बहुत मॉडर्न और आसान हो गई है स्टूडेंट्स. और मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जादू है, उसकी ये जो कहानी है, हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल अराउंड 300 इयर्स ओल्ड. देखो, ऐसे तो साइंस का डेवलपमेंट सदियों से होता आ रहा है, बट लास्ट 300 इयर्स जो हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के, उसमें साइंस का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है. न्यूटन, आइंस्टीन, नील बोर, मैक्सवेल, ये सब ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइंस के डेवलपमेंट में. और इसमें भी स्टूडेंट्स जो लास्ट 50 इयर्स रहे हैं, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई उड़ान ली है. बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. क्या कारण है कि लास्ट 50 इयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ? तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है दैट इज ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसका इन्वेंशन हुआ था 1948. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सोचना ही इम्पॉसिबल है. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देखते हो ना, उस सब के अंदर ये ट्रांजिस्टर नाम की चीज होती है. तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊं. जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे रेसिस्टर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, बैटरीज, ठीक है. तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं. लेकिन ये सिंपल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. वैसा ही एक एलिमेंट आप सोच सकते हो भी कि ट्रांजिस्टर भी है, ठीक है. जिस तरह से रेजिस्टर एक एलिमेंट होता है सर्किट का, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, वैसे ही आप सोच सकते हो कि ट्रांजिस्टर भी एक सर्किट एलिमेंट है. बस ये बात है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इसी के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट डरने की बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा. पहले हम कुछ दूसरी चीजें देखेंगे जो हमें ट्रांजिस्टर को समझने में हेल्प करेगी. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. तो हम दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे समझेंगे. कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, बट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसको थोड़ा हम यहां पे देखेंगे. उनकी बेसिक थ्योरी भी पहले हम देखेंगे, बाद में डिटेल में भी देखेंगे. तो जैसे स्टूडेंट्स अगर हम कोई सब्सटेंस लें, उसका लैटिस लें, तो उसमें आप देखो बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस और मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक. अब देखो किसी भी एक एटम को स्टूडेंट्स आप जूम करके देखो, किसी भी एक एटम को हम जूम करके देखते हैं, तो उस एटम के अंदर क्या होता है हमें पता है. हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है स्टूडेंट्स पहले. तो उसके अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है जैसा कि आप देख सकते हैं. फिर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है. ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, उसमें हम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं. इनफैक्ट आपने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. यहां पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, क्योंकि वो सबसे दूर होता है ना. तो अगर हम निकालना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे बाहर वाले को निकालना ही थोड़ा इजी होगा, ठीक है. एनीवेज, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे हम थोड़ा फोकस करने वाले हैं. अब देखो क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कुछ में ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होगा, मतलब तुरंत निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, उतना लूज नहीं होगा, थोड़ा टाइट होगा, तो उसको निकालना उतना आसान नहीं होने वाला. अब समझो मेरी बात. तो इसको मैं लिख भी देता हूं. इन सम एटम्स आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड.
तो कुछ ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही लूजली बाउंड हो, निकालना काफी आसान हो इसको, एंड इन सम टाइटली। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, और फिर इसको निकालना आसान नहीं हो स्टूडेंट्स, ठीक है। बट इन एनी केस आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलता है, ये कैसे बाहर निकलता है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में, शायद आपको याद हो या नहीं हो तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। जैसे कि आप सपोज करो दो सब्सटेंसेस है हमारे पास, दो ब्लॉक्स हैं, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टूडेंट्स और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। मतलब ये ज्यादा गर्म है, हॉट है, लेकिन ये उतना गर्म नहीं है। तो अब आप बताएं कि इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या हो रहा होगा? उनमें वाइब्रेशन हो रहा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट। और ये क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो कम हो रहा होगा, जैसा कि मैंने बनाया भी है। और क्योंकि ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो ज्यादा विग्रस होगा, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे ये, ठीक है, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, और ये धीरे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो अब ये जो वाइब्रेशन है वो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन कम होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर्स में। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये हमें आगे कई जगह पे काम आएगा स्टूडेंट्स। ये कोई सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे है तो उसके एटम्स कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, और हाई टेम्परेचर पे है तो उसके एटम्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। देखो लिखा भी है मैंने, द एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, द एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। सही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सब्सटेंस ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो थर्मल एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आप थर्मल एनर्जी और ये जो चीज हमने पढ़ी थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, उसको आपस में रिलेट कर पा रहे होगे शायद। तो आप समझ सकते हो कि हम ये बात कर रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो आप अब सोच पा रहे होगे कि ये जो वाइब्रेटिंग एटम्स है, वाइब्रेटिंग एटम्स है, जब वो वाइब्रेट करेंगे और खासकर जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि जब वो ज्यादा वाइब्रेट करे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होने पे बाहर आ जाए, ठीक है, बाहर आ जाए। तो हम यहां पे चाहे तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम may be knocked out due to thermal energy, due to thermal energy मतलब ड्यू टू वाइब्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम रेडी हैं कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें। देखो कंडक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटमोस्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लूजली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, उनको निकालना आसान होता है। लेकिन इंसुलेटर्स में जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनको निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स एक्चुअली वैसे सब्सटेंस है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो पढ़ा भी होगा आपने बहुत सारे चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में भी। और इंसुलेटर्स में वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो अब सोचो अब थर्मल एनर्जी यहां पे क्या रोल प्ले कर सकती है? थर्मल एनर्जी हमने पढ़ा है वो क्या रोल प्ले कर सकती है? आप समझ पा रहे होंगे कि कंडक्टर्स में क्योंकि लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा, थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी होगी तो वो नॉकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर knocked out from their orbit, knocked out due to thermal energy, तो थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉकआउट हो जाते हैं, वो फ्री कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये एक कंडक्टर का लैटिस है और उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एटम है उसमें
इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके फ्री हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, जैसे ये एटम है तो सपोज को इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके बाहर आ गया और फ्री हो गया। अब फ्री होके ये पूरे लैटिस में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, पूरे लैटिस में कहीं भी वो मंडरा सकता है, घूम सकता है, मस्ती कर सकता है, इट्स फ्री, इट्स फ्री टू गो एनीवेयर। ठीक है, उसको जहां मन है वो जा सकता है। ओके, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, तो थर्मल एनर्जी के कारण यानी वाइब्रेशन के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से बाहर आ जाते हैं और बाहर होके वो लैटिस में फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बाहर आ गए उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पर आप समझ रहे होंगे इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर नहीं निकल पाते। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी, मतलब कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, बहुत ही कम एटम्स के, बट बहुत ही कम होगा वो नंबर। ठीक, तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट लूजली बाउंड होता है, जिसके कारण थर्मल एनर्जी के कारण वो बाहर आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी घूम के जा सकते हैं लैटिस में। इंसुलेटर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पता ही है। जो मेटल्स होते हैं जनरली, मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया स्टूडेंट्स, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, देन गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। सो दीज मेटल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की हम एग्जांपल्स की बात करना चाहें स्टूडेंट्स तो वुड हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, जनरली प्लास्टिक की जो चीजें होते हैं दे आर ऑल इंसुलेटर्स। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, जो हमारा मेन काम है सेमी कंडक्टर्स को देखना, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। और आप समझ भी गए होंगे स्टूडेंट कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह, सेमी कंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह। तो बेसिकली क्या होता है कि सेमी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की चीज होती है, दोनों के बीच की चीज होती है। तो बीच की चीज होगी तो इसका मतलब होगा कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होंगे, कंडक्टर के लूजली बाउंड होते हैं, इंसुलेटर के टाइटली बाउंड होते हैं, और इसके बीच की सिचुएशन क्या हो सकती है कि मॉडरेटली बाउंड, मॉडरेटली बाउंड। ठीक है, मतलब बहुत लूजली बाउंड भी नहीं होते हैं, बहुत टाइटली बाउंड भी नहीं होते हैं, मॉडरेटली बाउंड होते हैं, ठीक ठाक बाउंड होते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहां पर थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्योंकि मॉडरेटली बाउंड होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंसुलेटर में नहीं के बराबर है, और सेमीकंडक्टर में थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े मोरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया सेमीकंडक्टर क्या है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की कोई चीज है। और उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसका सिंबल होता है SI, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, जर्मेनियम। This is also a semiconductor. This is also very popular semiconductor. Then gallium arsenide. These are some common examples of semiconductors, और भी बहुत सारे semiconductors होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स के। मोर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो मैंने आपको बताया ये एलिमेंट्स होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके कुछ नाम्स यहां पे रखे हुए हैं। गैलियम आर्सेनाइड मैंने अभी भी आपको बताया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे यहां पे लिखे हुए हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे यहां पे लिखे हुए हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ही होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। स्टूडेंट्स समझ रहे हो मेरी बात। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्रूड वे में
सिंपल वे में ये समझने की कोशिश की कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर और इंसुलेटर भी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल में समझेंगे कि वो एक्चुअली में क्या होता है और डिटेल में। इनफैक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर को भी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स मूव अहेड।